गुड आफ्टरनून। चलिए शुरुआत करते हैं। रेडी? तो इस पर आज बहुत सी बातें हो रही हैं और मुझसे भी व्यू मांगा गया कि आप अपना व्यू दें। बहुत से लोगों ने कहा भी, तो लगे हाथ आपके मन में भी बहुत सी बातें चल रही होंगी। तो चलिए हम लोग इस पे अपनी एक बात रखते हैं। पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, बात है कि हम चीजों को कितना सही तरीके से समझ पाते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टार्ट हो गया। चलिए, तो कई लोगों ने कहा कि इंडिया बनाम भारत पे हम थोड़ा सा कुछ बातचीत करें। आप लोग भी जानना चाहेंगे कि हमारा अपना व्यू क्या हो सकता है। तो डेफिनेटली इसमें कई मत हो सकते हैं, लेकिन मैं फैक्ट्स रखने की कोशिश करूंगा कि क्या चीज है। और ये इसलिए भी जरूरी है कि हम एस जयशंकर साहब को पढ़ रहे हैं, उनकी किताब को पढ़ रहे हैं। तो आज न्यूज़पेपर में उनका एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया और उस पर कई काउंटर स्टेटमेंट कल रात में आ गए थे। कई राजनीतिक दलों के लोगों ने चैलेंज किया कि चलिए हम बात करते हैं। तो डेफिनेटली आपके मन में भी बात चल रही होगी कि क्या सही है क्या गलत है, इंडिया नाम रहने दो, नाम में क्या जाता है, ठीक है, भारत क्यों पढ़ना चाहिए। और कई शशि थरूर साहब का स्टेटमेंट आज आ गया, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। ये सारी चीजें जो है वो आपको ढेर सारी चीजें मैंने कलेक्ट की हैं, कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि इससे आपको चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आएंगी। तो मैं अपना व्यू रख रहा हूं, ठीक है, ये राष्ट्र का व्यू नहीं है। मैं अपना व्यू रखने की बात करूं कि प्रधानमंत्री ने भी आज एक स्टेटमेंट दिया कि इन सब विवादों पे बहुत संयमित होकर तथ्यों के साथ बात करें। अगर आज का हेडलाइन देखेंगे तो उन्होंने लिखा है तथ्य आधारित जवाब दें। यानी कि उन्होंने भी बात कही कि आप जो कोई बात करिए, भारत की एक प्रकृति है, भारत का एक नेचर है कि हम हमेशा आर्गुमेंटेटिव इंडियंस रहे। जो अगर अमर्त्य सेन ने जो बात कही है, तो कि हम बहुत ही जो है जब कोई बात कहते थे हम अपने फैक्ट्स जरूर रखना चाहते थे, हम तथ्य रखना चाहते थे, तर्क करने वाले देश के रूप में रहे। तो प्रधानमंत्री ने भी यही कहा कि आप जो बात कहें उसके पीछे जो है तथ्य होने चाहिए, आपके पास फैक्ट्स अवेलेबल होना चाहिए, आप क्यों कह रहे हैं। तो डेफिनेटली हम भी अपनी क्लास में इस विषय पे आज बात करेंगे और एक इंसाइट डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। चलिए शुरुआत करते हैं और आपके अपने राय क्या है ये भी आप बताएंगे। तो आज सुबह का जैसे न्यूज आया कि भारत के विरोधी पढ़े संविधान, चूंकि आप एक जबरदस्त ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं और अब एक राजनीतिक दल में, तो राजनीति में आने के बाद आपकी भाषा थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो भारत के विरोधी, तो भारत के विरोधी अभी इंडिया और भारत पे लेके तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी बात कह रहे हैं। तो कुछ ये सेगमेंट आया है, हम यहां से बात करेंगे। जो स्टेटमेंट आया है कि संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, ये शब्द जो है इस पर बहुत चर्चा चल रही है। कई पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ने भी बोला कि चलो हम इस पे डिबेट करते हैं। चैलेंज किया गया कि एस जयशंकर साहब को हम डिबेट करते हैं। और हमने एक लेटर लिखा। लेटर में हमने वहां पर जो है रिपब्लिक ऑफ भारत प्रेसिडेंट की तरफ से हमने एक इन्विटेशन दिया और हम भारत शब्द को कह रहे हैं। और अचानक से इस शब्द को लेकर पूरे देश में एक जबरदस्त कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, बहुत सी बातें शुरू हो गई हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम इस पे अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। हालांकि सरकार ने कोई भी ऐसी बात नहीं कही कि हम आधिकारिक रूप से हम इसको कहें, लेकिन हम इस पे क्या हुआ, चूंकि एक राजनीतिक दल और उसके संगठन ने उसका नाम इंडिया रख दिया था, अपना एक जो एब्रीविएशन है जो इंडिया के रूप में सामने आ रहा था, जिसका जो मतलब जो है इंडिया निकल के आ रहा था, तो उसको एक राजनीतिक रंग जो है दे दिया गया। तो आपके दिमाग में भी बात आ रही होगी कि इंडिया, हम बचपन से ये नाम सुनते चले आ रहे हैं, हमारे लिए बहुत कॉमन है और तमाम किताबों में भी इसी नाम से भारत को प्रस्तुत किया गया है और हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। तो इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, इस शब्द का मतलब क्या है, ये शब्द कहां से निकल कर आया और ये शब्द अपने आप में क्या डायमेंशन रखता है। तो मैं भी अपने एक इंसाइट रखने की कोशिश करूंगा। तो इंडिया बना भारत विवाद पे हम चलते हैं। उसमें दूसरा स्टेटमेंट जो आज दैनिक जागरण में आया, शशि थरूर ने विपक्षी गठबंधन को सुझाया नया नाम कि तुम यार अपना नाम जो है इंडिया हटाओ। तो हमने इंडिया रखा तो क्या हुआ, इंडिया हमने जैसे ही रखा तो उन्होंने कह दिया कि भारत होगा। तो इसको राजनीति से जोड़ के देखा जा रहा है, लेकिन मेरे लिए खबर इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए खबर जो है वो कुछ और एक इंपॉर्टेंट है। जो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आई, ये जो लाइन है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बड़े ध्यान से समझो। और आज आपको एक नया इंसाइट दूंगा कि इतिहास सबसे ज्यादा विवादित रहा है, ठीक है, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, सबसे ज्यादा जो है लड़ाइयां वहीं को लेकर होती हैं। तो हिस्ट्री को देखने का नजरिया क्या होना चाहिए। आप लोग हिस्ट्री पढ़ने भी जा रहे हो, मॉडर्न इंडिया में अब एंटर करने जा रहे हो, जो गुरुकुल का बैच है जो 2024 के लिए या 2 ईयर के लिए भी हम जाएंगे, तो ये जरूरी है कि हम इसको सही तरीके से कैसे समझे। जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, ये जो एक लाइन है जहां पर इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि इंडिया नाम को पूरी तरीके से खत्म कर दे, मान लो राजनीतिक दल, जो पूरी दुनिया भर में बहुमूल्य ब्रांड है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। शशि थरूर साहब
बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं, कई कोचिंग है तो उनके नाम पे एडवर्टीजमेंट देती है कि लर्न इंग्लिश लाइक शशि थरूर, ठीक है, उनकी इंग्लिश जब बोलते हैं तो आपको डिक्शनरी खोलनी पड़ती है। और इन्होंने बड़ी अच्छी किताबें लिखी हैं, द एरा ऑफ डार्कनेस उन्होंने लिखी है, व्हाई आई एम हिंदू जैसी किताबें लिखी, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताया है। और उन्होंने एक लाइन लिख दी जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, ये मेरे पर्सनल विचार। उन्होंने कहा कि इंडिया नाम जो पूरी तरह से खत्म कर, जो दुनिया भर में बहुमूल्य जो दूसरी पार्टी है भाजपा, वो खत्म कर देगी, जो इंडिया पूरी दुनिया में एक मशहूर ब्रांड है। पर क्वेश्चन ये है कि इतिहास को हम अलग तरीके से देखते हैं। हिस्ट्री में इन्होंने कहा इंडिया जो एक मशहूर ब्रांड है, पर सवाल है कि इंडिया नाम का जो ब्रांड है वो कितना पुराना है, 75 साल, 76 साल, या जब से अंग्रेजों ने उपनिवेश में हम पे शासन किया, जो हमारे कॉलोनियल मास्टर्स थे जिन्होंने हम पर अपना कब्जा किया, उन्होंने तो ये नाम दिया, तो ये ब्रांड तो उनका बनाया हुआ है। क्या भारतीय संस्कृति 75 साल या 100 साल या 200 साल केवल पुरानी है? अंग्रेजों के, यूरोपियंस के आने से पहले ये नाम इंडिया तो था ही नहीं हमारे पास, या उनके अपने डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने यात्रा वृत्तांतों से जो लिखने की कोशिश की थी, ये उन्होंने अपने हिसाब से रखा था। मेरा एक जो इत्तेफाक है, ये बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है, इन्होंने कहा कि इंडिया ब्रांड पूरी दुनिया में मशहूर है। तो सवाल यह कि ये ब्रांड की हमारी एज क्या है? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। इसका मतलब है आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि जो कॉलोनियल मास्टर्स थे, जो अंग्रेज थे, यूरोपियन थे, उनके आने के बाद ही भारत का इतिहास शुरू हुआ। क्योंकि हम लंबे समय से आज भी भारत की किताबों में पढ़ते हैं कि मॉडर्न इंडिया, एक शब्द जिससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं, आधुनिक भारत। और आप किसी भी किताब, किसी भी राइटर को उठा के देख लो, मैं चैलेंज करता हूं कि जब से आपके किसी भी किताब का चैप्टर होता है, औरंगजेब के जब शासनकाल खत्म हुआ और एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यानी भारत में यूरोपियन का आगमन, वहीं से चैप्टर शुरू हो जाता है। कौन सा चैप्टर शुरू होता है? आधुनिक भारत। आपने प्राचीन भारत लिखा, आपने मुगल काल लिखा, और अंग्रेजों के आने के बाद आपने उसको कहा आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। आपने भी पढ़ा होगा, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो भी ये बात जानते हैं। सवाल है कि उनके आने के बाद से ही आधुनिक इतिहास शुरू हुआ। वर्तमान इतिहास हो सकता था, आधुनिक इतिहास क्यों? क्या यह इतिहास की कंट्रोवर्सी नहीं है हमारे साथ? यानी कि जब यूरोपियन आते हैं, आधुनिक मतलब क्या होता है? मॉडर्न, जो हमारी जरूरत है वो सब कुछ वही लेकर आते हैं। कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था, जो एक सोच विचार, आधुनिकता, यानी आधुनिकता की जितनी चीजें हैं वो यूरोपियन हमारे लिए लेकर आए हैं। हमें इतिहास का पहला काका गागा ही गलत पढ़ाया जाता है, और आपने इसको मान लिया। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एक, पहला कि क्या यूरोप के आने से पहले भारत आधुनिक नहीं था? क्या वन हु इज वेस्टर्न दैट इज मॉडर्न, जो बात कही गई, वन हु इज वेस्टर्न, हर चीज जो पश्चिमी है वही आधुनिक है, तो ये आधुनिकता का उपनिवेशवाद नहीं है। आज हम अपने घरों में इंडियन टॉयलेट तोड़वा के कमोड लगवाते हैं, कहते हैं वेस्टर्न है, तो ये आधुनिकता मानी जाती है? ये हर चीज क्या जो आप वेस्टर्न हम उसको यूज करते हैं वो जो है वो आधुनिक होगा। और हमारी किताबों में बचपन से सिखाया जाता है, आप भी आकर पढ़ते हैं, सर मॉडर्न इंडिया की बुक कब से शुरू होगी? पहला चैप्टर कौन सा होता है? पहला चैप्टर होता है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यानी भारत में यूरोपियंस का आगमन, वहीं से आधुनिक इतिहास शुरू होता है। हमसे क्यों नहीं क्वेश्चन पूछा गया कि क्या भारत यूरोप के आने के बाद ही आधुनिक हुआ? तो अगर भारत यूरोप के आने के बाद आधुनिक हुआ तो इसका मतलब है उपनिवेश के शासन के लाभ ही लाभ हमें बताए जाने चाहिए, जैसा कि हमें हमेशा बताया जाता है कि भारत में अंग्रेजों के आने से कितना लाभ हुआ है। भारत एक राष्ट्र के रूप में उभरा है। भारत जो है अपने काले जादू टोने सपेरों से बाहर निकला है। नहीं तो भारत तो सपेरों का देश था, तो कैलाश टेंपल एलियंस ने बनाया था। भारत में कोई जो है कानून व्यवस्था नहीं थी, तो जीमूत वाहन ने जो लिखे थे न्याय शास्त्र वो बेकार थे। अंग्रेजों के आने से पहले भारत को गणित और विज्ञान के बारे में कुछ नहीं पता, तो आर्यभट्ट क्या जो है वहां कंचे खेल रहे थे, जिन्होंने पाई के मान की गणना कर दी थी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का, जैसे आज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, उसकी गणना उन्होंने कर दी थी। अंग्रेज कहते हैं उनके आने के बाद सो कॉल्ड एलोपैथी, जो कि मॉडर्न चिकित्सा विज्ञान है, वो आया। तो सुश्रुत ने क्या किया था? चरक ने क्या किया था? वो ये कहते हैं कि शरीर विज्ञान, एनाटॉमी वेस्टर्न का दिया हुआ था। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, पातंजलि थे, उन्होंने योग शास्त्र की रचना क्यों की थी? वो कहते हैं कि वो मानव विज्ञान को बहुत अच्छी तरह समझते हैं,
तो वात्स्यायन हमारे देश में क्या कर रहे थे ऋषि के रूप में? तो सवाल यह है कि हम जिस चीज को स्वीकार कर लेते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर हम ये कहते हैं, मेरा एक छोटा सा, ये मेरा मत है, हमें मजबूर किया जाता है शिक्षकों को भी पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट को पढ़ने के लिए, कि भाई मॉडर्न इंडिया पढ़ना है, हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, मॉडर्न इंडिया पढ़ना है, पहला चैप्टर हो गया भाई भारत में यूरोपियन आए, मॉडर्न इंडिया शुरू हो गया। तो हमें बताया जा रहा है कि मॉडर्निटी बिलोंग्स टू द यूरोपियन कल्चर, कि आधुनिकता का संबंध ही वेस्टर्न कल्चर से है। और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, मेरे पैदा होने से पहले, आपके पैदा होने से पहले ही ये चीज हमें पढ़ाई जा रही है। और आज एक विद्वान कहते हैं, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो कहते हैं कि ब्रांड इंडिया, यानी हमारे भारत की जो कुल आयु है वो 200 साल है, केवल 250 साल है। क्योंकि भारत नाम तो बहुत प्राचीन है, भारत हमारी संस्कृति का देन है। तो अगर 400 साल पुरानी एक सभ्यता, 400 साल पुराना एक लोकतंत्र जो यूएस में है, जो यूरोप में है, वो आकर कहता है कि हम तुमसे ज्यादा सभ्य हैं, तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि उनकी आयु 400 वर्ष है और हमारी आयु इसके हिसाब से केवल 200 साल है। हमारी मॉडर्निटी को कितना टाइम हुआ? 200 साल। हमने आधुनिकता, आधुनिक राष्ट्रवाद, आधुनिक हमने लोकतंत्र, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, आधुनिक बैंकिंग तंत्र, आधुनिक इकोनॉमी, हमने अंग्रेजों से तो सीखी है। बाकी तो हम शुरू से कबीले ही तो रहे हैं। हम थे कौन? हम तो कबीले थे ना, हमें ज्ञान विज्ञान पता था ना, में हम थे ही तो ये कहना चाहते हैं। तो अगर हमने इस बात को स्वीकार कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है, जो कॉलोनियल मेंटेलिटी है वो तो रुक गई, वो तो रुक गई ना, फिर वो तो आ गई। अब आप उसको स्वीकार आपको करना पड़ेगा। वो स्टे कर गई यहां पर, वो चले गए 1947 में, वो राजनीतिक रूप से चले गए, लेकिन हमें आज भी पढ़ाया जा रहा है। तो हमने प्रश्न क्यों नहीं किया कि आधुनिक भारत जो है, आधुनिक इतिहास उनके आने से ही क्यों शुरू हो रहा है? और अगर हम ये मान ले कि ब्रांड इंडिया जो कि उनका दिया हुआ शब्द है, तो इसका मतलब है कि हम केवल 200 साल पुराने हैं। तो हम कभी भी सभ्यताओं का जब टकराव होगा, जो हटिंगटन ने कहा था, जब हम अपनी सभ्यता की सुप्रीमेसी को रखना चाहेंगे तो हम एक आयु में उनसे छोटे पड़ जाएंगे। क्यों? वो कहेंगे देखो हमारा ज्ञान विज्ञान, हमारी आधुनिकता तुमसे कितनी पुरानी है, तुम तो अभी 2 ही साल हुए हो। लेकिन जब हम भारत के साथ जाते हैं तो भारत इति नामना, अभी मैं उन्हीं की बुक से, एल बॉशम की बुक से तुम्हें दिखाता हूं। तो जब हम भारतवर्ष की बारे में बात करेंगे तो हम तो कहेंगे जब तुम छाल पहन के घूमते थे, तुम्हें वस्त्रों का ज्ञान नहीं था, तब हम सभ्य समाज थे। तो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे खतरनाक लड़ाई होती है पूरे विश्व में, वो सभ्यताओं का टकराव होती है। लोगों पे आज कब्जा कर लोगे, देश पे कब्जा कर लोगे। देखो यूक्रेन लड़ रहा है ना रशिया से, दोनों के भौगोलिक क्षेत्रों की तुलना करो, ज्योग्राफिकल एरियाज को कंपेयर करो, तो यूक्रेन बहुत छोटा है कंपेयर टू रशिया। सुपर पावर थी रशिया, लेकिन वो लड़ रहा है ना देश पे। लेकिन अगर आपने किसी के विचारों पे कब्जा कर लिया, किसी को बता दिया कि तुम इंफीरियर हो, तुम कमतर हो, हम मालिक हैं, हम मास्टर हैं, तुम्हें किसी लड़ाई को लड़े बिना सब कुछ जीत जाओगे। आधुनिक विश्व में पूंजीवाद के नाम पर अमेरिका ने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। वो डी युद्ध में नहीं जा रहा है, वो कह रहा है कि भाई आईएमएफ के थ्रू लड़ाई लड़ रहा है। आने वाले समय में देखना कि तुम अपनी इकोनॉमी को ओपन करो, तुम हमारी पेप्सी के लिए, तुम हमारे कोको कोला के लिए, तुम्हारे फलाना ब्रांड के लिए, तुम्हारे चॉकलेट के लिए खोल दो ये बाजार। हमें तुम पे कब्जा करके तुम्हें कोल्ड ड्रिंक नहीं बेचेंगे, अन्ना तुम पे कब्जा करके अपना ब्रांड बेचेंगे। हम तुम्हारे लोगों को मजबूर कर देंगे, हम तुम्हें प्रेरित कर देंगे कि हमारा ब्रांड इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और जब हम शुरू कर देंगे तो हमारे पास अपने आप क्या होगा? बाजार हो जाएगा। कॉलोनाइजेशन का बेसिक पर्पस क्या था? बाजार, संसाधन। क्योंकि बाजार किस पे चाहिए? बाजार क्रय और विक्रय पे होता है, खरीदने और बेचने पे होता है। मैं तुम्हारा संसाधन इस्तेमाल करके सामान बना के तुम्हें बेच दूं तो तुम मेरे सामान के सिवा कुछ और ना खरीद सको, तो तुम मेरी क्या हो गई? कॉलोनी हो गए। तो कॉलोनी को लॉन्ग टर्म स्टैब्लिश करने के लिए तुम्हें किसकी जरूरत पड़ती है? विचारों की। थॉट चाहिए कि तुम मेरी सभ्यता को स्वीकार कर लो। और जब हम सभ्यताओं को स्वीकार कर लेते हैं तो समस्या बढ़ जाती है। तो अगर मैं इनकी इस बात से इत्तेफाक कर दूं तो इसका मतलब है कि हमारी सभ्यता मात्र 200 साल पुरानी, इससे पहले हम कोई ब्रांड नहीं थे। अगर हम कोई ब्रांड नहीं थे तो इन्हीं की पार्टी में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्यों जाकर स्टेटमेंट दिया, विकिपीडिया पढ़ा है, कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था 24% से ज्यादा थी पूरी दुनिया की।
और अगर हम फर्स्ट एडी की बात करें, पहली शताब्दी की बात करें, तो यहीं पर विदेशी विश्वविद्यालय का एक रिपोर्ट है जिसमें भारत पूरी दुनिया का 42% व्यापार अकेले करता था। तो फर्स्ट एडी में जहां पर ब्रिटेन के नामो निशान नहीं था, उनकी सभ्यता का कोई नामो निशान नहीं था, वो एक सभ्य समाज ही नहीं था, वहां पर भारत पूरी दुनिया का 42% व्यापार अकेले करता था, जीडीपी 42% लेकर। सवाल है कैसे करता था? क्योंकि हम स्किल्ड थे, हम एक सिस्टमाइज कंट्री थे। तो यह बड़ा जरूरी है कि अगर हम इनकी बात से इत्तेफाक कर लेते हैं तो हम अपनी जो पूरी सभ्यता की आयु है वो कम कर देंगे। तो हम भारतीयों को एक विचार बनाना पड़ेगा कि ये लड़ाई सभ्यताओं की है, ये मेंटेलिटी की है। आज उनकी हम हर चीज को आंख बंद करके एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब हम मजबूत होते चले जाएंगे, और हो रहे, तो वो हमारी चीजों को स्वीकार करना शुरू कर दे। तो जो ब्रांड इंडिया है, जिस दिन वो ब्रांड भारत की तरफ चला जाएगा, उसी दिन हमारा एक वैश्विक विस्तार शुरू हो जाएगा। और कहानी को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, इस चीज को और समझाता हूं कि आखिर बहस की क्या बात है। हम इंडिया रखे, भारत रखे, बोले नाम में क्या, कुछ लोग रखे नाम में क्या जाता है, नाम में क्या जाता है। इससे पहले की क्लास में मैंने बताया था संकेतों के बड़े महत्व होते हैं, संकेतों के हमारे जीवन में बड़े महत्व होते हैं, यूथ तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, तो संकेतों के साथ एक पिक्चर आई थी, एक थोड़ी सी बात करते हैं, गोलमाल पुरानी वाली। तो ध्यान से सुनना, इस कहानी को नरेट करने की कोशिश करना। तो उसमें क्या था कि उत्पल दत्त साहब होते हैं, और उत्पल दत्त साहब जो है, जरा समझने की कोशिश करना, तो वो बड़े अपना एक परंपरावादी व्यक्ति होते हैं। उनके यहां नौकरी मांगने के लिए हमारे हीरो साहब पहुंचते हैं। तो ये इनको, वो हर आदमी जो छोटा कुर्ता पहनता, छोटे कपड़े पहनता है, और वो कहते थे कि बेटा जवानी काम करने के लिए होती है, खेल कूद मौज मस्ती के लिए नहीं होती। इस कहानी को जरा ध्यान से सुनना और तुम्हें पता चलेगा कि क्या माइंडसेट होता है और ये जो चीजें होती है हमें कितना गहरे जोड़ती हैं। तो उसमें क्या होता है, जो हमारा हीरो होता है तो वो मूछे रखता है, ठीक है। तो एक दिन वो बिना मूछों के पकड़ा जाता है, तो मूछे लगाता है। तो उसने दो कैरेक्टर बना लिए, राम प्रसाद दशरथ प्रसाद, और दूसरा लक्ष्मण प्रसाद दशरथ प्रसाद। तो आगे चलकर कई मूवीज में इसको कॉपी किया गया। तो उत्पल दत्त के सामने वो ऐसे जाता है, एक बिना मूछों के जाता है, ठीक है, जिसको उसकी बेटी बहुत पसंद करती है। तो वो अपना नाम बताता लकी। तो उत्पल दत्त साहब कहते हैं लकी ये कौन सा नाम हुआ? तो जो राम प्रसाद दशरथ प्रसाद थे उन्होंने बताया इसका नाम लक्ष्मण प्रसाद दशरथ प्रसाद है। अगर कभी देखना कभी इस मूवी को, तो नाम में वो कहते हैं कि भाई बेटा नाम में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये एक मैसेज गोलमाल मूवी का मुझे याद आ रहा है। तो वो लकी को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है, वो कहते हैं कि नाम आपका लक्ष्मण प्रसाद दशरथ प्रसाद, जो आपके पिता ने आपको नाम दिया, वो आपको कहना चाहिए। यानी कि वो ये बता रहे हैं कि नाम में आपकी आइडेंटिटी छुपी हुई है। नाम आपको भी, अगर आपको पता होगा, घर में आपका कुछ नाम, मान लो किसी का नाम मुन्ना है, किसी का नाम छोटू है, किसी का नाम फलाने ठिकाने है, लेकिन उसका एक प्रॉपर नाम होता है। अच्छा, घर वाला नाम कोई स्कूल में, जैसे घर के नहीं होते हैं लोग, पुराने बुजुर्ग दादा दादी, वो नाम बुला लेते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, अरे दादाजी यहाँ पे मेरा नाम ये नहीं है, हमारा नाम ये है, तो आप बोलते ना उसको पूरा नाम लीजिए, दोस्तों के सामने बेइज्जती। जरा राष्ट्र को एक यूनिट के रूप में समझो कि हम किसी दूसरे का दिया हुआ नाम क्यों, जैसे कई बार होता नहीं है कि हम प्यार प्यार में कोई किसी का नाम बड़ा अजीब अजीब सा रख देता है, ठीक है, सब लोग समझ ही गए होंगे। तो ठीक है, व्यक्तिगत रूप से आप ये नाम ले रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जब आप पिताजी के सामने होते हो, प्रिंसिपल के सामने होते हो, तो आप नहीं चाहोगे ना कि आपको इस नाम से पुकारा जाए। बाकी समझदार तो तुम हो ही। तो अब इस समझदारी में आपको ये बात समझ में आ गई कि राष्ट्र, आप क्यों उस समय आप झल्ला जाते हो कि इस समय ये नाम नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पिताजी खड़े हैं, दादाजी खड़े हैं, या प्रिंसिपल साहब खड़े हैं, तो उस समय आप उसको टोकते हो, फिर उस समय आपको अपना नाम याद आता है। तो राष्ट्र के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप, एक समय था जब कॉलोनियल मास्टर्स आए, उन्होंने ये नाम रखा, तो आपने ये नाम लिया, लेकिन आपका मूल स्वरूप क्या है? जब आपसे कोई आपका परिचय पूछता है तो उसको ये बताते हो कि प्यार से मुझे बाबू कहते हैं? कहते हो क्या? नहीं कहते हो ना। फिर आप अपना नाम, फिर पिताजी से जो आपको नाम मिला है, सरनेम मिला, वो उसको पूरी तरह से बताते हो ना।
आप अपना परिचय कैसे देते हो? ठीक है, आपका बड़ा छोटा सा प्यारा सा नाम रख दिया गया है जिसको आपको बहुत मजा आ रहा है, इस समय काल में आपको बहुत अच्छा लग रहा है, इससे पहले नहीं था और इसके बाद भी नहीं होगा, लेकिन इस समय काल में मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको नाम बहुत अच्छा लग रहा है, दिन भर आप जपते रहते हो उसको, लेकिन जब आपसे कोई बात करता है तो आप वो नाम नहीं बताते हो, आप पूरा नाम उससे बताते हो कि नहीं बताते हो? एक राष्ट्र को जरा सोचो, और वो नाम बताते समय तुम्हें गर्व की फीलिंग होती है क्योंकि उसमें तुम्हारा नाम जो तुम्हारे माता पिता ने प्यार से रखा है, फिर जो तुम्हें जिस परिवार की परंपरा हो, जिस आप परिवार में जन्म लेते हो, उसका पूरा मिला के उसको बताते हो ना, क्योंकि वो तुम्हारे गर्व की भावना के साथ, तो राष्ट्र गर्व की भावना से चलता है। तो एक कॉलोनियल मास्टर्स आते हैं और वो कुछ नाम रखते हैं, तो थोड़े समय के लिए उस देश काल में तो ठीक है, लेकिन वो अनंत काल में तुम्हारी पहचान नहीं हो सकता है। यह समझना पड़ेगा कि इतिहास का कालखंड 200 सालों का नहीं है, भारत का इतिहास कालखंड बहुत व्यापक है, इसीलिए इसको सनातन कहा गया। धर्म नहीं है सनातन, जो सदैव से था, जो है वो सनातन है, कॉन्टिन्यूटी है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मिस्र, रोमा सब मिट गए, सिर्फ एक हस्ती हमारी जो मिटती नहीं। हमारी हस्ती कोई नहीं मिटा पाया, हम उस कॉन्टिन्यूटी के साथ चलते रहे। सारी सभ्यताएं ब्रेक हो गई, सिर्फ हमारी सभ्यता में कुछ ऐसी बात थी जो कंटिन्यू चली। यही समझने की हमें आवश्यकता पड़ी है। और वो बात क्या थी? वो सबको आत्मसात कर लेने की बात थी। पहचानों की लड़ाई हमने कभी लड़ी ही नहीं। इसीलिए हम आज जब कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो हम समझ ही नहीं पाते हम क्या कह रहे हैं। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम क्यों ये बात कह रहे हैं? क्यों आप भारत में बैठे बैठे संसार को, पूरी वसुधा को, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार समझने की बात करते हो? भारत में 4 प्राथमिक देवता, कभी सोच के देखना कौन सा ऐसा देश है? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, अतिथि देवो भव। संसार की कोई संस्कृति बता दो जहां मनुष्य के जीवन के 4 मूल तत्वों को देवता तुल्य माना गया है। जो बात कह रहा हूं उसको समझो। इस संसार में जन्म देने वाली माता, सबसे पहले हमने देवी का दर्जा दिया। मातृ देवो भव है। हमें इस संसार से परिचित कराने वाला, हमारी उंगली पकड़ के ले जाने वाला पितृ, जो पिता हमारे देवता। इस संसार को समझने योग्य बनाने वाला गुरुदेव भव। और हमें आकर हमने जो इन तीनों से सीखा है, अपना भाव अर्पण करते हुए अतिथि देवो भव। आज हम अतिथि जाओगे कब और इस तरह के स्लोगन यूज करने लगे। भारत की संस्कृति नहीं है, ये इंडिया की संस्कृति हो सकती है। ये बड़ा हमें इंपॉर्टेंट बात समझनी पड़ेगी। यहां किसी राजनीतिक दल की बात नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है कि हमारा ब्रांड भारत है या इंडिया है। अगर हम इंडिया को स्वीकार कर लेंगे तो हम शॉर्ट साइटेड हो जाएंगे। हम मान लेंगे कि हमें जो बचपन से सिखाया गया कि मॉडर्न इंडिया एडवेंट ऑफ यूरोपियन से ही शुरू होता है। मामला यहां दास्ता का है, मामला यहां गुलामी का है, मानसिक गुलामी का है। मामला यहां है कि हम तुम्हारी संस्कृति को स्वीकार करते हैं, तुम हमसे सुपीरियर हो, तुमसे ओल्डर हो, तुमसे ज्यादा आधुनिक हो। भारत शब्द 2 राजनीतिक दलों की निष्ठा की लड़ाई नहीं है। भारत शब्द यह बताने जा रहा है कि हम किस इतिहास को स्वीकार करने जा रहे हैं। आज हम उस मोड़ पर आकर खड़े हो गए, और मैं आपको टाइमलाइन के साथ बताने जा रहा हूं। आज हम इस मोड़ पर आकर खड़े हो गए, हमें अपना इतिहास चुनना पड़ेगा। अगर हम उनके दिए इतिहास को चुन लेंगे और मान लेंगे कि उनके आने के बाद से भारत में आधुनिकता शुरू हुई, तो यह अक्षुण्ण गुलामी का एक प्रतीक होगा। हम इस देश में रहेंगे, इस जलवायु में रहेंगे, लेकिन हमें अनवरत एक मानसिक गुलामी का सामना करना पड़ेगा। यह शब्दों का चयन नहीं है। आज इतिहास हमें उस मोड़ पे लेकर आया है जहां हम अपने गौरव को चुनने जा रहे हैं। और जब 140 करोड़ भारतीय अपने गौरव को चुन लेंगे, अपने इतिहास को चुन लेंगे, तो देश की बड़ी बड़ी जो ये कई देश है जिनकी आबादी बहुत छोटी है, उनको हमारी बात सुननी पड़ेगी। क्योंकि आज हमारे पास माध्यम है अपनी बात को कहने का। और अब मैं आ रहा हूं कि क्यों हमें यह बात कहनी चाहिए। चलिए, यह समझ में आया नाम का क्या तात्पर्य होता है। तो जो भारत है, वहां पे मैंने आपको बताया था कि राष्ट्र के गौरव में प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है। मैंने इससे पहले एग्जांपल लिया था। किसी भी एक सैनिक से बात करके देखो, बोले तुम्हारी सबसे बड़ी तमन्ना क्या होती है,
किसी एक गौरवान्वित सैनिक से पूछो, बोले मेरा शव तिरंगे में लिपटा होना चाहिए। तुम्हारे लिए, हमारे सैनिकों के लिए वो गौरव की, मतलब मेरा जब शव आए, मेरा पार्थिव शरीर आए तो वो तिरंगे में लिपटा हो, ये एक सैनिक के लिए सबसे बड़े गौरव की बात होती है, एक देशभक्त के लिए सबसे बड़े गौरव की बात होती है। बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। लेकिन किसी अन्य व्यक्ति से पूछो तो मात्र वो कपड़े का टुकड़ा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक खिलाड़ी से पूछो, कहता है कि मेरे सीने पे तिरंगा लग जाए, जब मैं जीतूं तो राष्ट्रगान पे पूरा स्टेडियम खड़ा हो जाए, मुझे जीवन में इससे बड़ा कोई और चीज नहीं चाहिए। तो प्रतीकों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है। अब सवाल यह है कि अब इसको सर्च करते हैं कि क्या चीज है, राइट? यहां जरा ध्यान से, इसमें शायद सिंकिंग नहीं हुई है, मैं देख लेता हूं इसको। मैंने कुछ चीजों को रखा है यहां पे, प्रतीकों के बारे में हम बात करते हैं। ये एल बॉशम की बुक है, ठीक है? यहां पर मैंने एल बॉशम की बुक, ये सिंक हो जाए थोड़ी देर में, तो एल बॉशम की एक बुक है, द वंडर दैट वाज इंडिया। एल बॉशम की बुक से मैंने यहां पर कंपैरिजन किया है, राइट? एल बॉशम, तो एल बॉशम की बुक, ये मेरे नोट्स इसमें सिंक नहीं हुए अभी, डेट्स की कुछ दिक्कत हुई होगी। तो एल बॉशम की बुक जो है, एक स्टाफ को बुलाना वहां से, जो वाईफाई देखता है उसको बुलाओ जरा, इसमें कोड डाल दे। उसकी एक बड़ी फेमस किताब है, भारत में हर आदमी जो भारत को समझना चाहता है, एल बॉशम, द वंडर दैट वाज इंडिया। हम जब छोटे थे तो हमें बताया जाता था ये बाइबल ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है? ये एक ऑस्ट्रेलिया में बाद में पढ़ाते थे। एल बॉशम की बुक हमें बताया जाता कि भाई अगर इंडिया को समझना, जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, यहाँ पे पासवर्ड डालो जरा इसका, वाईफाई का। तो हमें एल बॉशम सिखाया जाता था, मैंने उन्हीं की किताब से कोट ले लिया है। फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पेज, वो उस पे लिखते हैं कि बाहर से जो लोग आए थे, सिंधु नदी के क्षेत्र के लोगों को, वो सा बोलने में उन्हें दिक्कत होती थी, वो नहीं बोल पाते थे, ठीक है? तो उन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग किया, जो सिंधु नदी के किनारे रहते थे। पर उन्होंने अगली लाइन में, मैं अभी आपको कोट करके आपको दिखा रहा हूं, सीधे उनकी बुक से दिखा रहा हूं, उन्होंने कहा कि ये जो क्षेत्र है, इसको जम्बूद्वीप यानी जामुन के वृक्षों का पेड़ और भारतवर्षे यानी जो भरत थे वंशज, उनके नाम पर इस देश का नाम भारत रखा, भारतवर्ष रखा। ये वो कहते हैं अपनी किताब में, लिखते हैं। यानी हमारा प्राचीनतम नाम क्या है? भारत। हम भारतवर्ष के लोग हैं, ये एल बॉशम अपनी किताब में कह रहे हैं, जिनकी किताब को हर व्यक्ति भारत में मानता है कि भाई इंडिया के बारे में सबसे अच्छा इन्होंने ही लिखा है। एक तो हमारी बड़ी समस्या तो ये है, इन्होंने हमें बताया कि हम ट्राइबल लोग थे, हमारी ट्राइब्स थी, उसी ट्राइब के एक नेता के रूप में इतने बड़े देश का नाम रख दिया। लॉजिकली सोच के देखो कि ये क्या सत्य हो सकता है? तो लेकिन इन्होंने रखा और हम लोग इसको पीढ़ियों से पढ़ते चले आ रहे हैं, बहुत पुरानी किताब है ये, पीढ़ियों से पढ़ते चले आ रहे हैं, और हम मानते जाएं कि इन्होंने ही भारत के इतिहास के बारे में सही तरीके से लिखा। तो ये खुद कह रहे हैं कि इस देश का प्राचीन नाम क्या है? भारतवर्ष। इसका नाम भारतवर्ष है। द वंडर दैट वाज इंडिया में ये मेंशन करते हैं। तो अगर हम इंडिया, एक सिंपल सी बात है, इंडिया ब्रांड को अपनाते, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी नाम रखो। वो लकी भी नाम ठीक था, लक्ष्मण प्रसाद, दशरथ प्रसाद का, अच्छा लग रहा था, किसी ना किसी को अच्छा लगेगा। उसकी बेटी उर्मिला को बहुत अच्छा लगता है, उसको अपना नाम उम्मी रखती थी वो, ठीक है? तो उसको नाम बड़ा, पिक्चर देखना उसमें, तो उसको बड़ा आधुनिक लगता था ये। और वो जो मूछ वाला था, दोनों शख्स एक ही थे, बड़े ध्यान से देखना उस पिक्चर को, दोनों शख्स मूछों का केवल अंतर था। तो उसको वो बोरिंग लगता था, क्योंकि वो बाल को साइड से काटे हुए, कुर्ता पजामा पहने हुए, और ये मॉडर्न लड़की, तो इसको वो छल्ला घुमाते हुए, छीटदार शर्ट पहने हुए, बेल बॉटम वाली, तो वो घूमता हुआ ये बिना मूछों का लड़का जो क्या लगता था? मॉडर्न लगता था। कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी को भी अपने हिसाब से पसंद या नापसंद कर सकते हैं। पर यहां बात है हमारे प्रतीकों की, यहां बात है कि ब्रांड इंडिया अगर हो सकता है तो ब्रांड भारत क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं इन शब्दों की गहराई में जब जाता हूं तो मुझे क्या दिखाई पड़ता है कि जो ब्रांड इंडिया है वो हमारा नहीं दिखाई पड़ रहा है,
अब क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा, यह समझना बहुत जरूरी है। क्यों मैंने कहा कि भारत और इंडिया के बीच का जो तथ्य है वो समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो चलिए हम देख लेते हैं। तो इतिहास को समझने के लिए चश्मे की बड़ी जरूरत होती। अब मैं आपको तर्क देने जा रहा हूं कि सही इंडिया और भारत में लड़ाई गलत और सही की नहीं है, बात सिर्फ चश्मे की है। अब जैसे हमारे एक मित्र हैं, बड़ा मोटा सा चश्मा लगाते हैं क्लास में, ठीक है, मान लो कोई भी है। अब मैं अगर ये चश्मा इनका हटा दूं और इनसे बोलूं कि धड़ाधड़ ये अक्षर पढ़ डालो, तो इनको दिक्कत होगी, होगी कि नहीं होगी? आपको सही तरीके से देखने के लिए इस अखबार को क्या जरूरत पड़ेगी? एक स्पेक्स की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? किसी को भी दूर देखना है, पास देखना है। मान लीजिए आप ही हैं, आप जिसको सोच रहे हैं अरे उनके चश्मे की बात हो रही है, मान लीजिए मैं कहूं वो दूर क्या लिखा हुआ है, बहुत दूर लिखा हुआ है, वो दूर, वो देखो ऊंची सी एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर कुछ अब यहां से नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आपको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आपको मैं दूरबीन दे दूं, दूरबीन दे दूं, तो आप थोड़ा सा उसका फोकल लेंथ ठीक करेंगे और उसको देख लेंगे कि नहीं देख लेंगे? हाँ या ना? और दूर सितारों को देखना, तो हब्बल टेलीस्कोप का हम यूज कर लेंगे, जेम्स वेब का यूज कर लेंगे, जाओ अंतरिक्ष भी हम देख लेंगे। अभी खुली आंख से नहीं दिखाई पड़ रहा आपको। तो आपका इतिहास, हम चयन की मूड में हैं, हम अपना इतिहास 200-250 साल का मान के चले, या हम अपना इतिहास अक्षुण सनातन मान के चले। लड़ाई इस बात पर आ चुकी है, लड़ाई बहुत निर्णायक हो चुकी है, राइट? ये हमें समझने की बहुत आवश्यकता है कि लड़ाई निर्णायक मोड़ पर आ गई है। अगर हम शॉर्ट साइटेड होकर पास की चीजों को चुन लेंगे, जैसे हमारी आदत होगी ना, हमारा हार में थोबड़ा हर समय ऐसे रहता है, मोबाइल में, हम ट्रेन में बैठते तो भी ऐसे रहते, घर में डाइनिंग टेबल बैठते तो भी ऐसे रहते होते ना, हमारे सामने हमारा मोबाइल होता है। हम अब दूर देखना भूल चुके हैं, तो हमें दूर तक, हमें ये जो शब्दों का चयन बता रहा, हमें दूर तक देखना है। हमें समझना पड़ेगा भारतीय इतिहास ये केवल 200, 500, 700, 800 सालों का इतिहास नहीं है, क्योंकि आप जब इसके मूल में देख पाओगे तब जाकर तुम इसकी अच्छी बातों को एक्सेप्ट कर पाओगे। नहीं तो उनका काम है लड़ाना, वो तुम्हें लड़ाते रहेंगे। वो किसी एक माइलस्टोन को दिखाएंगे, देखो ये गलत था, तो आप वहां फंसे रह जाओगे। ये निर्णायक पल हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट? चलिए, तो हम यहां बात कर रहे हैं कि इतिहास को समझने के लिए चश्मा हमारे पास क्या है, हमारे पास दूरबीन क्या है। तो मैंने आपको पहले बताया था अपने स्टूडेंट को कि देश और काल, मुद्दा गलत समय का नहीं है कि इंडिया इज वेरी गुड नेम, यार बचपन से बोलते चले आ रहे हैं, और चॉइस है आपकी, बोलो भारत, अरे भारतीय संस्कृत की बात है। आप समझो कि इतिहास को समझने के लिए, मेरा स्टूडेंट जो भी मुझे सुन रहा है वो इस बात को समझ ले, इतिहास को समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वो होता है देश और काल। देश मतलब ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के अंदर क्या आता है? क्लाइमेट। और काल मतलब समय। हम सही और गलत को केवल इसी हिसाब से, इतिहास को देखना है और तटस्थ रहना है, न्यूट्रल रहना है, तो सिर्फ देश और काल की बात कर लो, कुछ और तुम्हें नहीं चाहिए। कहां ज्योग्राफी है और क्या उस समय की रिक्वायरमेंट है, अगर ये चीज तुम्हारे ध्यान में रही, तुम कभी भी इतिहास को गलत जज नहीं करोगे, नहीं तो फंस जाओगे। फिर तुम्हारे पास बहुत सी ऐसी चीजें रहेंगी, तुम फंस जाओगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्लास की डिबेट के बाद तुम्हारा इनसाइट बहुत क्लियर हो जाएगा कि वो चीज क्या है। हम थोड़ी सी बात करते हैं। यूरोपियंस आते हैं, वो एक समय था जब वहां उन्होंने पूरी दुनिया में अपना कॉलोनाइजेशन की बात की। कहा जाता था कि ब्रिटिश राज्य का झंडा सूरज कभी अस्त नहीं होता, पूरी दुनिया पे उनका कब्जा था, पूरी दुनिया पे उनका एक जबरदस्त कब्जा बना हुआ था, राइट? अब जरा इसी के बारे में थोड़ी सी और हम बात करते हैं। तो भारत जब आजाद हुआ तो उससे पहले कॉलोनियल रूल था। हमारे कई लीडर्स थे जो फॉरेन में पढ़ के आए थे, लंदन से बैरिस्ट्री करते थे, और उस समय उन्होंने पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा सिस्टम डेवलप किया था। और अफ्रीका तो आज भी उसी जाल में फंसा हुआ है। अफ्रीकन की सबसे बड़ी खास बात होती है वो जो वहां इंग्लिश सीख जाता है वो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहलाता है। उनकी सबसे बड़ी तमन्ना आज की डेट में कि इंग्लिश सीख जाए। जो अंग्रेजों की तरह इंग्लिश बोल लेगा वही वहां पे सबसे आगे, सबसे टॉप है। तो ये मानसिकता अभी चल रही है अफ्रीका में अभी तक, तो भारत में भी ये थी। तो भारत ने उस समय क्या किया? प्रोग्रेसिव होना है, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना है। हमारी उस समय कई मजबूरियां थी, हमारा विभाजन हुआ, हमारे पास रिसोर्स कम थे, हमें उस जड़ता से निकलना था, भारत को एक मूवमेंट देना था। उस समय हमारे नेताओं की कुछ अपनी मजबूरियां रही होंगी या उनकी कुछ चॉइसेस रही होंगी, वो उस समय के लिए ठीक था।
हालांकि उस समय भी आवाजें उठी थी कि हमारा नाम भारत था, हम भारत को लेकर चले, पर चलो इंडिया आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब जरा देखें कि ये इंडिया शब्द का मतलब कहां से आया। यूरोपियंस की हम बात करते हैं, तो यूरोपियंस से अभी भी बात करो, तुम कभी भी उनसे बात करके, वो धा शब्द का, मान लो सिंधु है, तो वो धा शब्द का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते, उनके यहां धा ही नहीं है। हम बहुत कहते हैं कि आज की डेट में हमारी मानसिकता, वन हु नो द इंग्लिश दैट इज अ प्रोग्रेसिव, होता है ना। पूरे भारत में जाके देखो अंग्रेजी सिखाने वाले कितने इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, 15 दिन में इंग्लिश सीखे, 20 दिन में इंग्लिश सीखे। क्या करो, इंग्लिश सीख के हमें लगता है कि हम बहुत वैज्ञानिक हो गए। तो वो एक चुपके चुपके एक मूवी आई थी, उसका एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि अरे ये अंग्रेजी तो बड़ी अवैज्ञानिक भाषा है, ठीक है। तो निमोनिया एन से नहीं शुरू होता, पी से क्यों शुरू होता है, क्वेश्चन पूछते हैं धर्मेंद्र जी उसमें। तो यहां पर भी वही बात है, इनकी ग्रामर उतनी ज्यादा रिच नहीं है, मैं कहता हूं और प्रूव करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने लास्ट क्लास में एक बात कही थी, हमारे यहां सूर्य, वासर, दिन के बारे में बात करें, भास्कर है, दिनकर है, ठीक है, तमाम हमारे पास 21-23 से ज्यादा नाम है हमारे पास, उनके पास केवल एक नाम है। तो हम ये मान बैठे कि इंग्लिश बहुत प्रोग्रेसिव लैंग्वेज है, बट ऐसा नहीं है। उनकी लिमिटेशन है, उनके पास, हमारे पास द है, हमारे पास ड है, हमारे पास ध है। किसी अंग्रेजी से बोल के देखो, तमाम आजकल तुमने एआई आजकल लैंग्वेजेस आ रही हैं, उसके अंदर स्क्रिप्ट लिखो तो क्या होता है, एक आवाज इंग्लिश की इसको रिकॉर्ड करती है। तो कल मैं कहीं देख रहा था, उसमें लिखा था तुलसी, ता नहीं बोल पाते, तुलसी दास जी, ठीक है, तो वो ये प्रोनाउंस कर रहा था। एआई में कभी डाल के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। सो दे हैव वेरी लिमिटेड प्रोनाउंसिएशन, दे हैव वेरी लिमिटेड प्रोनाउंसिएशन। तो उसकी वजह से वो उसकी तरफ चले गए जो उनके लिए कंफर्टेबल था, जो मास्टर्स के लिए कंफर्टेबल था। हमारे व्याकरण में देखो डा भी है, हमारे पास तो ढ भी है। तुम कभी टाइप करके देखो, ढा नहीं टाइप करता है गूगल। अब जाकर एआई से थोड़ा बहुत सही हुआ, शुरुआती तौर पे जब हम गूगल ट्रांसलेट का यूज करते थे, ढा नहीं कर पाता था। हमारे पास ढा है, हमारे पास ड है, हमारे पास ड़ भी है, उनके पास तो ड़ आ ही नहीं सकता। हमारे पास स्वर है, हमारे पास सारी चीजें, हमारा जो संस्कृत है उसका व्याकरण बहुत रिच है। समझने की कोशिश करो, ये भारत और इंडिया की बात नहीं है। अब हमारी पीढ़ियों को डिसाइड करने का टाइम आ गया है, लेकिन वो धा नहीं यूज कर सकते। कभी इंग्लिश में कौन सा शब्द है धा के लिए? उनके लिए सिर्फ एक है, डी, डो, 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 डो। वो ता को टा बोलेंगे, तो नहीं बोल सकते, वो था नहीं उनके पास। कभी भी आप अंग्रेजों को बात करते हुए देखो, इंडिया होगा उनके लिए, इंडिया, वो अपने हिसाब से उन्होंने प्रोनाउंस, तो उन्होंने इस देश का नाम अपने हिसाब से कर दिया। कभी कानपुर कोई होगा, कानपुर की पुराना जो रेलवे स्टेशन होगा, वो कानपुर नहीं बोल पाएंगे, पुर, उनके लिए ब उड़ गया, उनका मामला खत्म है, कानपुर, ठीक है, पुर ऊ बोल ही नहीं सकते वो। तो आगे चलकर तुम जाके देखो कानपुर स्टेशन पर भी पुरानी स्पेलिंग क्या लिखी हुई है। ये गुलामी के प्रतीक हैं, और हमने उसको प्रोग्रेसिव, उनकी मजबूरी को हमने प्रोग्रेसिव मान लिया। हमारा माइंडसेट देखो, मैं तुम्हें छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर ये आया होगा। भारत की सांस्कृतिक विरासत को समझने का मौका देखो कि भारत का व्याकरण किस ऊंचाइयों पर था। शिव तांडव स्तोत्रम भारत में, जरा देखो, जटा टवी गलज प्रवाह पावित स्थले गलेव। अब यहां पर मात्रा को देखो, हम साइंस को यूज करते, गलेव, लंब, लंबिताम, भुजंग तुंग मालिकाम, लेकिन उसके बाद देखो, संसार की किसी भाषा में इतने जटिल शब्द स्वर के रूप में कभी आए ही नहीं। डमट 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 डमान, आप इसका मतलब समझिए। ये किसी अंग्रेज को बिठा के पूछ लो, वो जिंदगी लगा देगा, बोल नहीं पाएगा। वो जो ढ, ड़, द, त, इनके बीच का अंतर नहीं कर सकता, उसकी भाषा इसका अंतर नहीं कर सकती, क्या वो समृद्ध भाषा है? उसको तुम समृद्ध कहोगे जो हर चीज के लिए डो, ठ, बस ये यूज कर सकता है, जो उर नहीं लगा सकता, और कर देता है उसको, क्या वो उसकी भाषा समृद्ध है? लेकिन आज हमारे देश में जो हिंदी में लिख रहा है, जो स्थानीय भाषाओं में लिख रहा है, उसको खाने को नहीं मिल रहा है। जो इंग्लिश में कुछ भी लिख दे रहा है वो प्रोग्रेसिव है। इंग्लिश में लिखते हो तो इंटरनेशनल तुम्हें फेम है,
हिंदी में लिख रहे हो तो खाने को नहीं मिल रहा, साइकिल बिक जा रही, तब जाकर एक किताब छप रही है। मजाक नहीं कर रहा हूं तुम्हें, तुम्हारे सामने एग्जाम्पल दे रहा हूं। किसी भी संसार की भाषा को उठा लो, जिसके ग्रामर में डमट 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 स्वर और व्याकरण, संगीत और व्याकरण का, और ऐसे, ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे ऐसे शब्दों का मैंने व्याख्यान देखा है कि तुम प्रोनाउंस करने में तुम्हें जो है एक अलग ही आनंद आने लगेगा। तुम्हारे सामने रख रहा हूं, हमारे घरों में यह चलता है शिव की उपासना के लिए। आप अंदाजा लगा के देखिए कि कितनी पुरानी बात है और हमारा व्याकरण कहां तक पहुंचा हुआ था। शब्दों का विन्यास देखिए, आज हमें इसका मतलब भी नहीं पता होगा, हमें लगता होगा डमरू बज रहा है, बोले डमट 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 डम 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 डमरू, हमें ये सिखाया, हमें सिखाया गया है आजादी के बाद। हमें इस संस्कृत भाषा का मतलब ही नहीं पता। हमारे संकेत, हमारे चिन्ह, जानते हो उन्होंने हमसे क्या कहा, ये भारतीयों के पास तो कोई भाषा, अरे हमने स्वर स्थापित कर रखा था, हमने अपनी चीजों को एक दूसरे को बोलकर सिखा दिया था। आज पीके आता है, हाथ पकड़ता है, बोले हमारे ग्रह पे बहुत एडवांस है, हाथ पकड़ो हमें नॉलेज हो जाएगी, तो हम उसको पिक्चर को वाव करके देखते हैं। अरे ये कॉन्सेप्ट तो हमारे यहां भी था। एक गुरु बैठता था, शिष्य बैठता था, गुरु कहता था संपूर्ण जीवन का मेरा ज्ञान बिना लिखे हम तुम्हें दे रहे, श्रुति आधारित था हमारा ज्ञान, था ना। तो पीके दिन भर हाथ खोजता रहता था ना कि भैया किसी का हाथ पकड़ा तो हम सीख जाएंगे, पकड़ा उसने, सीख गया भोजपुरी। तो उसने कहा कि हमारा ग्रह बहुत एडवांस है, हमारा ग्रह बहुत एडवांस है, एडवांस आई दूसरे ग्रह से यहां आ गया। हमारे यहां तो ऐसी ऐसी सड़कें कई राज्यों में कि पता चला एक कॉलोनी दूसरी कॉलोनी जाते हड्डियां दाएं बाएं हो जाती हैं। एक स्टेट से निकल के दूसरे स्टेट जा रहे हैं, हमारे यहाँ 8-10 घंटा ट्रेन लेट हो जाए, बोला ठीक है सही समय चल रही है, और टाइम से आगे तो ट्रेन छूट जाती लोगों की। हम भी जाते थे ट्रेन से, अब हाँ 1 ही घंटा लेट है, टाइम से मान के चलो। हमारे यहाँ ये हालत है, वो ग्रह से दूसरे तो एडवांस था ही नाम से। तो आप सोचो कि अगर वो एडवांस हैं, तो हमारे यहाँ गुरु अपने शिष्य को बिठाता था, उपनिषदों का आधार हमारा है, और वो संपूर्ण ज्ञान को बिना लिखे, बिना पीडीएफ नोट्स के, बिना पीपीटी के सारा का सारा ज्ञान दे देता था। और आज यहां अगर ओजांग का ये अकेडमी किसी पेज पे पीडीएफ ना डाले, मतलब गुरु पढ़ाया जा रहा, सिखाया जा रहा, ना ना ना, वो फलनवा कोचिंग में बहुत पीडीएफ देते हैं, मास्टर साहब बोले कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, स्लाइड तुरंत अभी अपलोड हो जाएगी, तुमसे डाउनलोड कभी ना हो, अलग बात है। तो आप इस भारत में देखो तो किसकी भाषा समृद्ध है, व्याकरण किसका समृद्ध है, और व्याकरण को समृद्ध कौन करता है। एक तरफ आप रावण को कहते हैं कि वो भगवान श्री राम का शत्रु था, एक तरफ वो प्रकांड विद्वान था, हम शत्रु का भी सम्मान कर रहे हैं। क्या रचना की है, आप अंदाजा लगा के देखिए। तो इसका मतलब है कि भारत में अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर इस व्याकरण को रिच करने का काम किया। तो रिच करने का काम वही तो कर सकता है जो स्वयं समृद्ध हो। यानी हमारे आम बोलचाल की भाषा में हमारे पास इतना व्याकरण मौजूद था। अब ऊपर ऐसा व्यक्ति है जो ठ, ड, ड़, ढ, ध, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ओनली ड ड ड ड चल रहा है, हमने उसको समृद्ध मान लिया यार। और व्याकरण भाषा कम्युनिकेशन का माध्यम होती है, ये ज्ञान से आती है, ये दिमाग में जब कुछ होगा तभी तो मुंह से कुछ निकलेगा कि हम इसको ऐसे नहीं ऐसे भी कह सकते हैं। और जिसके पास कोई व्यू नहीं, और आप पूरी दुनिया मान के चल रही, जो आज इंग्लिश में लिख देता है टॉप है, तुम्हारे साथ हुआ होगा, जो इंग्लिश में बोल देता है उसको बड़ी इज्जत से देखता है, बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी, ही कैन टॉक इन इंग्लिश, ही कैन वॉक इन इंग्लिश। मैं हंस रहे हो, लेकिन समृद्ध कौन है तुम मुझे बताओ, किस भाषा में तुमने व्याकरण की इतनी विविधता देखी, व्याकरण ने व्याकरण की विविधता देखी है, व्याकरण की विविधता देखी है, तो समृद्ध कौन है। और माना किसे जा रहा है, उन्होंने कैसे प्रूव कर दिया कि भारतीयों को इंग्लिश आएगी तभी प्रोग्रेसिव होंगे।
प्रगतिशील होंगे। तो गुलामी किसे कहते हैं? मैं तो प्रूव कर रहा हूं हम मानसिक गुलाम है। ये शब्द इंडिया भारत का नहीं है, ये चुनने का वक्त है। हम मान के बैठ गए हैं कि हम मात्र 200 साल पुरानी सभ्यता है। हम मान के बैठे हैं कि जब वास्को डिगामा भारत आया तभी भारत के आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई है। तो हजारों साल पहले इतनी गंभीर ग्रामर को कैसे रखा गया है? और ये मानसिक गुलामी हमें कभी 200-250 साल पीछे जाने देगी नहीं, इससे पीछे, क्योंकि इससे पीछे अगर तुम गए तो तुम्हें भाष्य सूत्रों के बारे में पता चलेगा, तुम वेदों की तरफ लौटोगे, तुम संस्कृत साहित्यों के पढ़ोगे, आर्यभट्ट की चीजों को दोबारा पढ़ोगे, वराह मिहिर दोबारा पढ़े जाएंगे। और जब पढ़े जाएंगे तब पता चलेगा कि संसार की सबसे बड़ी समृद्धता तो हमारे साथ छुपी हुई थी। तब पता चलेगा टेस्ला से पहले बैटरी हमने खोज रखी थी। तब पता चलेगा परमाणु सिद्धांत हमारे पास था। तब पता चलेगा कि सारी जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो हमारे पास थी, और हम शर्म करना छोड़ देंगे, और तब जाकर ब्रांड भारत पैदा होगा। ब्रांड इंडिया हमारे फेवर में नहीं है, ब्रांड इंडिया वेस्टर्न के फेवर में, क्योंकि आप कभी 250-300 साल आगे जाकर इससे आगे तुम देखने की हिम्मत ही नहीं कर पाओगे। बहुत अधिक गए तो मुगलों तक जाकर लड़क जाओगे और वहीं पे जाके लड़के खत्म हो जाओगे। वही वो चाहते हैं कि थोड़ा सा और पीछे जाओ, बस वहीं जाके खत्म हो जाओ। लेकिन जो सनातन है, जो भारत है, वो बहुत प्राचीन है, और वहां तक अगर हम पहुंच गए तो अगर ब्रांड भारत स्थापित हो गया तो वो हर चीज के पीछे हमारे पीछे आएंगे। हम उनसे उनके सारे पेटेंट गले में हाथ डाल के छीन लेंगे, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट्स में रिटर्न होगा, जो हम भारतीयों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। समृद्धतम भाषा के मालिक होने के बावजूद आज संस्कृत का मास्टर बोला जाता है आचार्य जी। वो धोती पहन के किसी तरीके से सर्वाइवल कर रहा है। संस्कृत के टीचर को स्कूल में टीचर में तो बहुत कम पैसा मिलता है, और अंग्रेजी का जो प्रोफेसर होता है वो प्रोफेसर होता है भाई। इंग्लिश जानता है, नौकरी उसको तड़ाक से मिल जाएगी, 25-30 हजार रुपए तो यूं जेब में लेके घूम रहा है। भारत में भारत की भाषा, भारत के मूल्यों को जानने वाला सरवाइव नहीं कर पा रहा। ये कहां खत्म हुआ अंग्रेजियत यार? कहां आजाद हो गए हम? नहीं हुए आजाद वाजाद, कि आप इतने अमीर हैं और आप खुद को गरीब मान के बैठे हैं। तेल के कुएं बैठे हो और सोच रहे हो कि मेरी गाड़ी में किसी तरह से आधा लीटर तेल आ जाए। हमारी वही हालत, हम तेल के कुएं, हमारे जमीन के नीचे तेल ही तेल है, अपार संपदा है, और हम सोच रहे हैं हमारी फटफटिया में कोई आधा लीटर तेल डला दे, हम चल रहे थोड़ी दूर। हमारी ये स्थिति है। प्रूव कर रहा हूं तुम्हारे सामने। ले आओ इंग्लिश का कोई ग्रामर ऐसा, लो प्रूव करो। ये हमारी धरोहर है। अब हम इस पर शर्म करते हैं। संस्कृत कोई बोलता है, ओ माय गॉड व्हाट ही स्पीकिंग, ठीक है, हमें नहीं समझ पा रहा हम बोल क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। हमें पता बहुत कुछ है, हम जानते कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसी के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि उस समय तो ठीक था, हम आजाद हुए, हमने चुन लिया किसी भी कारण से, मजबूरी में, इच्छा में, लेकिन वक्त बदल रहा है, और बदलते वक्त के साथ हमें मूल्य को बदलना पड़ेगा। 1947 का भारत एक अलग भारत था। आपने इंडिया रखा, आप विश्व के साथ कदम दर कदम चाहते थे जाना, साम्राज्यवाद का विरोध कर रहे थे, तो आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स के साथ जोड़ना था। लेकिन आज भारत एक अलग टाइमलाइन से जा रहा है। अब जरा इस टाइमलाइन को समझो, और कुछ रिसर्च मैंने इस बीच में की है, हो सकता है मेरी व्यक्तिगत रिसर्च हो सकता है आने वाले समय में सही हो जाए। मैंने भारत को कुछ अलग तरीके से देखा है, देखने की कोशिश की है। ये एक रिसर्च है मेरे सामने, और इसको समझने की कोशिश करना कि भारत के इस टाइमलाइन में 1947 में हम आजाद हुए, और देश को समझने के लिए देश और काल की बहुत आवश्यकता होती है। देश काल की बड़ी आवश्यकता होती है। देश अंगड़ाइयां लेता है, समय परिवर्तनशील है, हर वक्त बदलता है, और कहते हैं कि जो परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है वही सरवाइव कर पाता है, ठीक है। जो बदलते वक्त में खुद को बदल पाया वही बचेगा, नहीं तो वक्त उसे बदल देगा, याद रखिएगा। तो अगर मैं बात करूं तो मैंने भारत की कुछ टाइमलाइन बनाई है। 1947 से हम आजाद हुए और ढेर सारी मिक्स व्यवस्थाओं के साथ आगे चलते रहे, कभी समाजवाद, कभी मिश्रित, कभी ये कभी वो। 1991 तक आते आते हमारी वो जो सारी पूंजियां थी जो हम सोवियत से लेकर आए थे, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, जो कि समाजवाद का एक गढ़ बना हुआ था, और भारत 1991 में एलपीजी को धारण कर लेता है, ठीक है। यानी अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलने की तरफ वो आगे बढ़ पाता है, और धीरे धीरे इसके माध्यम से जो वेस्टर्न कल्चर है वो भारत में बहुत तेजी से प्रवेश करना भी शुरू करता है, उसकी इकोनॉमी आनी शुरू होती है, और धीरे धीरे हमारे परिवर्तन। लेकिन मैं जहां तक समझ पाता हूं 1991 में भारत में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया था।
मैं जहां तक समझ पाता हूं, भारत के लिए जो 2000 से 2020 का जो काल है, सबसे खतरनाक काल रहा है। इस दौरान जो पीढ़ी बड़ी हुई, जहां तक मैं अपने आप को समझ पाता हूं और मैं इसको स्टडी, मेरा यह मानना है कि सन 2000 से 2020 का जो काल था, वो नियो मैकाले काल नाम दिया, इसको मैंने नाम दिया नियो मैकाले। ये हो सकता है मेरे व्यक्तिगत विचार हो, लेकिन सन 2000 से 2020, इसमें खासतौर पे 2014-15 तक जो पीढ़ी पढ़ी लिखी, जो आगे बढ़ी, सबसे ज्यादा उस समय अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार इसी समय हुआ है। इसको मैंने अपना एक नाम दिया है नियो मैकाले टाइम। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। मैं समझता हूं कि मैकाले ने जो 1835 में भारत के लिए सपना देखा था, वो सही मामले में सन 2000 से 2015-16 के बीच में आया। मैं इसको 2020 तक मान लेता हूं। ये वो काल था जहां एक बहुत बड़ी पीढ़ी बहुत तेजी से वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस में आई। कभी भी तुम सोच के देखना, ये मैं एक बात कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं मेरा सारा स्टूडेंट इस पे सोचे, इस पे विचार करे, इस पर विचार करे। सबसे ज्यादा इंग्लिश एजुकेशन गांव गांव में पहुंच गया। हिंदी एजुकेशन का हमने बहिष्कार शुरू कर दिया। गांव में भी किसी को पकड़ो, बोले यार थोड़ा सा पैसा हो जाए, हम अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाएंगे। इंग्लिश नहीं बोल पाता, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाएंगे। वो भी थोड़ा फर्राटेदार बोलना शुरू करे, तभी तो नौकरी उसको मिलेगी। सन 2000 से देखना कि हमारे टीवी का नेचर बदल गया। पहले हमारे यहां दूरदर्शन था, सबसे खतरनाक सेगमेंट आया। 1991 में हमने शुरुआत की थी, लेकिन 24 घंटे वाला मीडिया नहीं था। खबर तब भी शाम को आती थी कि हाँ, देश के समाचार प्रमुख इस प्रकार से, घर भर बैठ के बात करता था। 1991 से हमने खोला, लेकिन उसका प्रभाव आया, जो चीख चीख के बात करने वाले, खबरों को बनाने वाले चैनल आने शुरू हो गए। टीवी सीरियल्स पहले फिर भी मर्यादित थे, लेकिन हर बहू अपनी सास के खिलाफ साजिश करेगी, हर सास अपनी बहू को उड़ा देने की बात करेगी। ये तुम हंस रहे हो, लेकिन भारत में जो पारिवारिक मूल्यों में परिवर्तन हुआ, वो इसके माध्यम से। रियलिटी शो के नाम पर अभद्रता, प्राइवेसी का हनन, ये सब कुछ इसी समय के बाद आया और समाज में इसका स्वीकार किया जाने लगा। और एक समय आता जहां पर टीआरपी की होड़, जो पॉपुलर होने की होड़ इतनी आगे चली गई कि मर्यादा और अमर्यादा के बीच में हम सारे अंतर भूल गए। टीवी पे वो सब कुछ दिखाया जाने लगा जो पहले मर्यादित हुआ करता था, और इसका मतलब है कि घर घर तक वो चीज पहुंच गई। तुम कभी टाइमलाइन पलट के देखना, 2000 के बाद से जो सीरियल, जो सोप ओपेरा, जो ये सारी चीजें, डेली सोप्स हमारे आने शुरू हुए, जिसने हमारे मूल्यों को हमेशा के लिए बदल दिया। भारत का जो ये काल था, उसको मैंने नियो मैकाले काल नाम दिया है। मैकाले जो चाहता था वो 1835 के बाद उतनी बड़ी संख्या में नहीं कर पाया जितना उसने सन 2000 से लेके 2020 के बीच किया। पढ़ के देख लेना। भारतीय संस्कृति का जो बहुत बड़ा हिस्सा कटा है, वो इसी दौरान कटा है। आप देखना, आप भी उसी बीच में पले बड़े हो, तो अपनी बुक्स, अपने विचार, अपने घरों में आने वाला जो टीवी सीरियल, जो प्रोग्राम, अश्लीलता, तुम जरा देखना कि क्या हुआ इस दौरान। मीडिया, बहस, समाचारों का बदलता हुआ स्तर, सब कुछ इसी दौरान हुआ। इसी दौरान भारत में जबरदस्त टीआरपी के नाम पर अंधविश्वास, सुबह सुबह चैनल खोलो, सब कुछ उसमें आ जाता है। तो ये भारत का वो काल था जिसको मैंने नियो मैकाले काल नाम दिया है, मेरे हिसाब से, मेरे विचार से। क्योंकि मैकाले इतना प्रभावशाली पूरे दुनिया में, पूरे भारत के कालक्रम में कभी नहीं रहा जितना इस कालक्रम में रहा। हमने अपने खान पान के तरीके, अपने व्यवहार, अपनी देशज परंपराएं, भारत ने सब कुछ नष्ट इसी 20 साल के अंदर कर दिया। इसी 20 साल के अंदर हमने सब कुछ नष्ट किया है। तुम देखना जरा जाके, आज चेक करना, सोचना इस बारे में। लेकिन फिर कुछ भारत के अंदर खास बात है, कोरोना काल आता है। इसके परिवर्तन की शुरुआत 2016-17 से शुरू हो जाती, क्योंकि उस समय मैं मान के चलता हूं 2014 के बाद से राइट विंग, यानी भारत की बात करने वाले कुछ लोग धीरे धीरे बाहर आने लगे। इसको बड़े अलग अलग नाम दिए जाते हैं। कोई कहता है हिंदुत्व की बात हो रही है, कुछ कह रहा है, लेकिन मैं कहता हूं भारत की बात होनी शुरू हुई थी थोड़ी थोड़ी। क्योंकि इससे पहले बात करने पे बड़ी शर्म सी आती थी। हम जैसे ही अपनी बात करने लगते थे, एक बहुत बड़ा वर्ग था जो यहां भी और बाहर भी था, जो अभी भी है, वो भारतीयों को गैर प्रगतिशील बोलने लगा। मतलब अगर आप संस्कृत की बात करोगे तो गैर प्रगतिशील हो, तुम पिछड़ने जा रहे हो। तुम जैसे ही अपनी परंपराओं की बात करोगे, तुम एंटी सेकुलर हो गए।
तुम तमाम तरह की चीजें, ये शब्द हमें फंसाते चले गए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद हमें फंसाते चले गए। विदेशों को हमने हथियार दे दिए कि तुम्हारी गर्दन काटते रहो, भारत को विभाजित करते रहो। परिवर्तन आया, लेकिन असली परिवर्तन आया जब हम घरों में बंद हो गए, काम धाम कुछ था नहीं। तो हमने डिजिटल मीडिया का सहारा लिया और हमने खोजना शुरू किया। खोजते खोजते अगर आज तुम जाके देखोगे तो भारत की बहुत सी चीजों पे लोग रील्स, शॉर्ट्स, वीडियोस बहुत बेधड़क होकर बना रहे हैं, खुलकर बात कर रहे हैं, भारतीय परंपराओं के बारे में बात हो रही है। जब भारत के अंदर से बात निकल रही है तो विदेशी भी उसको सुन रहे हैं। विदेशों में धर्म को छोड़ने वालों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है। अगर हरे कृष्णा हरे रामा मूवमेंट की बात करें तो पूरे दुनिया में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई धर्म अच्छा है या कोई धर्म बुरा है, लेकिन भारतीय परंपराओं की, आयुर्वेद की, भारतीय परंपराओं, आज हर कोई आ रहा है वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बात कर रहा है। आज हम खुलकर अगर G20 की बात कर रहे हैं तो ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि विदेश से आने वाला हर व्यक्ति भारत की परंपराओं को समझ सकता है, देख सकता है, उसको भारत की झांकी खुले तौर पर दिखाई जाएगी। और ये बहुत जरूरी है कि हम दुनिया को बताएं कि हम अपनी चीजों पर बहुत बिलीव करते हैं, क्योंकि दिक्कत ही शुरू हुई, हमें सिखा दिया गया कि तुम अपनी चीजों पे बिलीव करना बंद करो। तो भारत का जो तीसरा कालखंड है, जो कोविड टाइम से हमें मिला, इत्तेफाक से कोविड बहुत खतरनाक था, लेकिन उसने भारत के लिए एक थ्रेशोल्ड क्रिएट कर दिया। भारत फिर से एक टर्निंग पॉइंट की तरफ चला गया और भारत की अगली शक्ति का उदय 2020 के बाद माना जाएगा, जहां भारत भारतीयता की तरफ बढ़ेगा। ये जानना, ये समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आप कहेंगे साहब हम कोई भी चीज चुनो, कोई दिक्कत नहीं, आप जजमेंट की बात करो, जजमेंट देना आपका हक है, आपको एक हक मिला हुआ है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है छोटा सा, मैं आपके लिए छोड़ता हूं। आप किसी एक घटना के बारे में बात करो, इस घटना को देख रहे हो, अब तुम मुझे जवाब देना। तुम यहां खड़े हो, दो चीजें हैं, आपने कहा ए गलत है, आप बिल्कुल ठीक हैं, आप बिल्कुल ठीक है, आपको पूरा हक है आप ए को गलत कहें। लेकिन अब दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहां पर जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी दो कैटेगरी होती है, एक स्टूडेंट को ये कैटेगरी समझने की एक बहुत जरूरत है। इसकी भी दो कैटेगरी है, एक कि तुम विरोधी हो या तुम सुधारक हो। आर यू इन अपोज, आर यू रिफॉर्मर। अब इस अंतर को तुम समझ लो। बहुत लंबे समय तक उंगलियां हम पर उठी, हम भारतीयों पे उठी हैं, और हमने उंगली उठाने की बजाय हम खुद को क्या कर रहे थे, हम चेक करते रहे, हम खुद पे डाउट करते रहे। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो कि जो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं का विरोध कर रहे हैं उनको विरोध करने का पूरा हक है, बट अब भारतीयों को एक प्रश्न पूछने का बड़ा हक आ चुका है, ये जो पहले नहीं था, क्योंकि हम मानसिक गुलामी के अंदर जी रहे थे। हमें मानना जा रहा था कि ये इंग्लिश में क्वेश्चन कर रहा है, ये सूट बूट पहने हुए है, ये किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से, बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है, तो इसके पास सारे राइट्स हैं, ये हम पे क्वेश्चन कर रहा है, हम पूरे टाइम उसकी सफाई देते रहे। बट अब भारतीय जो है वो बहुत ज्ञान हो रहा है, उसके पास नॉलेज हो रही है, एक बार वो फिर से अपनी परंपराओं पे समृद्ध होने की तरफ बढ़ रहा है। अब दो चीजें आपको पूछने की जरूरत है, बताऊं कि ये जो व्यक्ति है, सिर्फ उससे बात करो कि तुम आलोचक हो, विरोधी हो, या तुम सुधारक हो, रिफॉर्मर हो। अब इससे क्या बदल जाएगा? बोले हम आपकी विरोध को सुनने के लिए तैयार हैं, करिए, आप सनातन पे बात करिए, देश पे बात करिए, भारत की प्राचीन परंपराओं पे बात करिए, ठीक है, आप बात करिए, ठीक है। पर अब मुझे आप बता दीजिए साहब, आप इन दोनों कैटेगरी में से कौन है? क्यों? अभी इसको समझो कि अगर तुम आलोचक या विरोधी होगे तो तुम्हारे देश में बहुसांस्कृतिक समाज है, तो बी भी होगा, सी भी होगा। तो अगर मैं विरोधी हूं, मैं कह रहा हूं इसमें बहुत गलतियां हैं, तो यही आप चेक कर लीजिए कि भाई हर आदमी विरोध इसलिए करता है क्योंकि वो सुधारक है, हम सुधारने जाए। तो अगर तुम ए की आलोचना कर रहे हो तो तुम बी की भी करो और सी की भी करो। कमी तो हर जगह है, उन्नत हर कोई नहीं है। तो अगर तुम सुधारक हो तो तुम ए की भी करो, बी की भी करो और सी की भी करो। करो ना, करो।
बोल दो फलाना धर्म को भी मिटा देंगे इस संसार से, बोलो, अगले दिन पता चला मामला साफ। मानते हो मेरी बात को? अगर मैं गलत हूं तो मुझे बोलो। अगर आप रिफॉर्मर हो, आप भारतीय संस्कृति में रिफॉर्म करना चाहते हो, तो इसके सभी धड़ों के बारे में बात करो। ए के बारे में बात करो, बी के बारे में, सी के बारे में, डी के बारे में, सबके बारे में बात करो कि इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें कमी। तुम एक में कमी क्यों निकाल रहे हो? भारत की आजादी के बाद से फैशन बन गया। और अगर तुम सुधारक नहीं हो, एक ही कमी बता रहे हो, तो इसका मतलब यू हैव योर ओन एजेंडा। यू हैव योर ओन एजेंडा। तुम कह रहे हो ब्रांड ए खराब है, ब्रांड बी ले लीजिए, तो तुम अपना ब्रांड बेच रहे हो मुझे, और हमें तुम्हारा ब्रांड नहीं चाहिए। भारत ने सुधारकों का स्वागत किया, भारत ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर का स्वागत किया, राजा राम मोहन राय का स्वागत किया, उन सभी का स्वागत किया इतिहास के कालखंड में जिन्होंने सुधारक का काम किया। भारत में हर कोई कबीर की स्तुति करता है, तो कबीर ने एक सुर में दोनों से कहा, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और घर की चकिया कोई ना पूजे पीस खाए संसार। तो जब उन्होंने ये बात कही कि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाता तो मैं तो पहाड़ पूज लेता, लेकिन वहीं उन्होंने दूसरी बात भी कही, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या खुदा गया बहराए। कि तुम्हें खुदा को बुलाने के लिए इतना जो है आवाज देने की, अजान लेने की क्या जरूरत है? तो उन्होंने क्या किया? वो सुधारक, उनको क्या कहा जाता है? सुधारक। तो उनकी जो कहते हैं उनके अनुयायी सभी धर्मों के थे, क्योंकि वो सुधारक कहे गए। उन्होंने आलोचना करते समय दोनों पक्षों को लिया, लिया कि नहीं लिया? वो सुधारक है। तो भारत की संस्कृति सुधारकों को हमेशा क्या करती है? सर आंखों पे बिठा के रखती है। लेकिन विद्रोह के क्षण कहां निकल कर आ रहे हैं? मेरी इस बात की गहराई को समझना, अच्छा लगे तो मुझे जरूर मैसेज करना सोचने के बाद, कि अगर मैं केवल विरोधी हूं तो इसका मतलब मैं एजेंडाधारी हूं। मैं कोई भी नाम रख सकता हूं, मैं अपने आप को सेकुलर कह सकता हूं। आज जो लोग अपने आप को सेकुलर कह रहे हैं, उनको हक नहीं है सेकुलर कहलाने का, खुले मन से कह रहा हूं। क्योंकि अगर तुम ए का विरोध कर रहे हो, ए कहता है ठीक है गलती है मेरे अंदर, हम सुधारेंगे, गलतियां होती हैं, ये प्रक्रिया है लगातार। लेकिन जब मेरी गलती निकाल रहे हो, तो भारत तो बहुसांस्कृतिक समाज है ना, केवल मेरे से थोड़े ना बना है। तो तुम बी की भी निकालो और सी की भी निकालो, उस समय तुम गायब हो जाते हो, उस समय तुम सुनाई दिखाई नहीं पड़ते हो अचानक से। तो अब तुम ये समझ जाओगे आज की क्लास से, हु हैज एजेंडा। क्योंकि तुम ए का आलोचना कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम बी या सी या डी को स्थापित करना चाहते हो। सो हाउ यू आर सेकुलर? तो कोई तुम्हें सेकुलर मिले, बोले मैं बहुत सेकुलर हूं, तो उससे बोलो कि तुम सुधारक का काम करो, तुम रिफॉर्मर का काम करो, सभी को एक साथ रिफॉर्म करो। तुम जहां जहां तुम्हें गलतियां मिले, कुरीतियां मिले, तो सबको क्या करो? सुधारो। तो जब हमारी आलोचना करो, तो बी सी डी ई सबकी आलोचना करो, सबको तरीके बताओ कैसे आगे जाएंगे, करके देखो जरा तुम। और नहीं कर पा रहे हो, सो यू आर जस्ट एजेंडा एजेंट एंड नथिंग एल्स। सो सेकुलरिज्म शब्द का ये सबसे बढ़िया जवाब है। आई एक्सेप्ट योर सेकुलरिज्म कॉन्सेप्ट, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन सेकुलरिज्म और आलोचक के बीच का, उस एजेंडाधारी के बीच का अंतर आज समझ गए होगे आप। उससे बोलिए सर हाँ आप आइए, कमी बताइए मेरी, उसकी भी कमी बताइए, उसकी भी कमी, क्योंकि भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है भाई, मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, तो सबके बारे में बोलो। बोले नहीं नहीं हम आपके बारे में बोलेंगे, उधर बोले बहुत मार खाएंगे हम, ठीक है। तो आप सेकुलर नहीं हो, यू हैव योर ओन एजेंडा, यू वांट टू एस्टैब्लिश योर ओन वैल्यूज। सो इस देश ने सुधारकों का सम्मान किया है। आज भी हमारी किताबों में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बात होती है। हमने अंग्रेज सुधारकों को भी अपनी इतिहास की किताबों में जगह दी है, दिया कि नहीं दिया? ठगी का अंत किया हमने, सुधार को दिया, सती प्रथा के लिए लड़ाई लड़ी हमने, उनको सम्मान दिया। भारत अपने सुधारकों का सम्मान देता है। भारत के लिए सेकुलर शब्द था ही नहीं, भारत के लिए रिफॉर्मर शब्द था, कि आइए आगे बढ़िए और सभी के अंदर रिफॉर्म करिए। तो भारत ऐसा देश है, भारत की अपनी परंपराएं, भारत
इंडिया डजंट नीड सेकुलरिज्म, इंडिया नीड रिफॉर्मिज्म। हमें रिफॉर्म की जरूरत है। हम दरगाह में भी धागा बांध आते हैं, हम मंदिर भी चले जाते हैं, हमारे लिए चीजें व्यक्तिगत हैं। हमें अपने कॉन्सेप्ट मत थोपिए, और हम नहीं लेंगे अब आपके कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम भारत के निवासी हैं, इंडिया के नहीं। हमारी संस्कृति आपकी सोच के पैमाने से बहुत बड़ी है। हमारा साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, हमने बहुत सालों तक इस पे अपमान सह लिया, हम शर्म की जिंदगी जी चुके हैं। अब चैन का वक्त है। मैंने अपने तर्क आपके सामने रख दिए। ये मेरे तर्क थे, जो मेरी सोच थी, जो मेरे विचार थे, वो मैंने आपके सामने रखे। चुनाव इस पीढ़ी को करना है, आने वाली पीढ़ियों को करना है कि उसे इंडिया नाम चुनना है या भारत नाम चुनना है। ये सिर्फ नाम का वक्त नहीं है, ये एक विचार, एक इतिहास को छोड़कर दूसरे इतिहास को पकड़ने का नाम है। और इन सभी तर्कों के माध्यम से जितने भी संभव तर्क थे, मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। अच्छा लगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाँ, इसी के बारे में बात कर रहा था। एल बॉशम की किताब है, राइट? देखो क्या लिखा है। द इंडियंस न्यू दिस रिवर एज सिंधु एंड द पर्सियन हु फाउंड डिफिकल्टी इन प्रोनाउंसिंग। प्रोनाउंसिएशन बहुत बड़ा इंपायर था, ठीक है। एस कॉल्ड इट हिंदू। क्या लिखा है आगे? द एंशिएंट इंडियंस न्यू देयर सब कॉन्टिनेंट एज जम्बू द्वीप, द कॉन्टिनेंट ऑफ द जम्बू ट्री, और भारत वर्ष द लैंड ऑफ सन ऑफ भारत। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, बंद मत करना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं कि ये भारत शब्द जो भारत, ये किसी, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि किसी ट्राइबल, किसी सन ऑफ भारत के नाम पे भारतवर्ष रखा गया। आप भारतीयों की बहुत इंपॉर्टेंट बात जाननी चाहिए कि हमारा जो नाम है वो बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। ये आजादी के समय से कहा गया था कि हमारी संस्कृति, इतिहास, परंपरा व गौरव है भारत नाम। और भारत नाम संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, भ धन र धन त। और इसका मतलब होता है, ये समझने की बात है, ये गर्व के क्षण है। और अपनी क्लास का अंत में यहीं से करना चाहूंगा कि भारत शब्द का मतलब होता है भ प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, र दूर दूर तक फैलाने वाला, तो मतलब फैलाने वाला। तो ज्ञान के प्रकाश को पूरे संसार में दूर दूर तक फैलाने वाला जो क्षेत्र है, इति नामन भारत, यानी उसका नाम भारत है। ज्ञान के प्रकाश को दूर दूर तक फैलाने वाला क्षेत्र भारत है। और याद रखिएगा दोस्तों, क्षेत्रों को फैलाने के लिए सिकंदर निकला था, लाखों लोगों की बलि ले ली, संसार के साम्राज्य निकले थे, जान ले ली। इस संसार में सबसे बड़ा दान जो है वो विद्या का दान माना जाता है। तुम आक्रमण करोगे, किसी के प्राण, किसी की संपत्ति हर लोगे अपनी जीत के लिए। अशोक को भी कलिंग में खून बहाना पड़ा था, भूमि को रक्त लाल कर दिया था। लेकिन जब कोई गुरु ज्ञान का प्रकाश देता है तो संपूर्ण मानवता की उन्नति करता है। हमने सिर्फ एक श्लोक नहीं लिखा था, वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे आचार व्यवहार की चीज थी। हमने किसी का क्षेत्र नहीं छीना, हमने इस संसार को क्या दिया? ज्ञान दिया। और यही ज्ञान देने वाला देश भारत, क्या कहा? विश्व गुरु। गुरु का काम क्या होता है? गुरु देवो भव। गुरु का मतलब होता है जो संसार को ज्ञान का रास्ता दिखाए, जो प्रकाश का मार्ग प्रशस्त करे। इसीलिए भारत क्या था? विश्व गुरु। और गुरु सिर्फ भारत के लोगों का नहीं, संपूर्ण विश्व का गुरु। गुरु का मतलब ताकत नहीं था, वो कोई महाशक्ति नहीं बना, वो सिर्फ अपने ज्ञान और विज्ञान को उसने संसार तक पहुंचाकर मानवता और प्रकृति के कल्याण की बात की थी। इसीलिए हमारा नाम भारत रखा गया, यानी ज्ञान के प्रकाश को दूर दूर तक पहुंचाने वाला। और मनुष्यता के विकास में, ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ी चीज है वो है भारत, यानी ज्ञान। ज्ञान ही हमें क्या करता है? उन्नत करता है। ज्ञान ही हमें चुनौतियों से लड़ने का मार्ग देता है। ज्ञान ही तुम्हें मनुष्यत्व प्रदान करता है। मनुष्यत्व बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मानव शरीर में पशु भी रहता है। वो पशु जो व्यभिचार करता है, हत्याएं करता है, जघन्य अपराध करता है, और उस पशु को रोकने के लिए ज्ञान का होना बड़ा जरूरी है। और भारत वो राष्ट्र रहा है जिसने संसार को ज्ञान के प्रकाश से प्रफुल्लित किया। और पूरे विश्व में उठाकर देख लो कि अगर आज राष्ट्राध्यक्ष भारतीय है, कंपनियों का मालिक भारतीय है, उनको चलाने वाला भारतीय है, तो ज्ञान के प्रकाश का क्या हो रहा है? फिर से एक बार प्रस्फुटन हो रहा है, फिर से एक बार वो ज्ञान का प्रकाश
फैलने जा रहा है, इसीलिए हम विश्व गुरु कहलाते थे। और अगर हमें फिर से विश्व गुरु बनना है तो हम भारतीयों को इस ज्ञान के प्रकाश को फैलाना पड़ेगा। लेकिन एक शर्त यह है कि ज्ञान के प्रकाश को फैलाने के लिए उस दिए में रखी हुई बाती को जलना पड़ेगा। जलना पड़ेगा, तभी संसार को रोशनी दे पाएगा। और सबसे बड़ा नियम है कि अगर हम भारतीय अपनी परंपराओं पर शर्म करेंगे, अपने ज्ञान पर शर्म करेंगे, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों पे अगर हम उसे कमतर करके आंकेंगे, और सबसे बड़ा जिम्मेदारी है हम अपने इतिहास को ही अगर हम कम करके आंकेंगे, तो ये तय है कि भविष्य में हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। क्योंकि गुरु का स्थान ऊंचा होता है, शिष्य नीचे की तरफ बैठकर ज्ञान लेता। आपने हमेशा तस्वीरों में देखा होगा। तो उच्चतम स्थान हमें प्राप्त करना पड़ेगा, लेकिन वो कोई विदेशी आकर नहीं प्राप्त करेगा, वो हम भारतीयों को समझना पड़ेगा। तो हमें अपनी चीजों की तरफ लौटने का हमें जरूरत है। आज इस क्लास में अगर यह भी समझ में आ गया होगा कि उनकी भाषा और हमारी भाषा में समृद्धता किसमें है, तो मेरा काम आज पूरा हो गया। और जो समृद्ध है वो अपनी भाषा में शर्मसार क्यों है? और अगर वो शर्मसार है, उसको शेम आ रही है, तो फिर आजाद कैसे है? मुझे इस सवाल का जवाब दे दो। क्या हम में से बैठा हुआ कोई भारतीय आज मानसिक रूप से आजाद है? तो मैं तुमसे कहता हूं कि 1947 से पहले हमारे नेताओं ने हमसे कहा था कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ एक राजनीतिक आजादी चाहिए। मैं तुमसे आह्वान करता हूं कि हमें इस मानसिक गुलामी से आजादी चाहिए। हमें निकलकर खुद को खोजना होगा, और यह उत्तरदायित्व इस पीढ़ी का है। एक और आजादी की लड़ाई का वक्त आ चुका है, क्योंकि उनके चिन्ह हमारे बीच में मौजूद हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने हमें गुलाम बनाने का कार्य किया। वो बाहर बैठे हुए हमें गुलाम बना रहे हैं। हमें निकलना पड़ेगा और हमें बताना पड़ेगा हमारे स्रोत कितने रिच हैं। तभी भ धन र धन त यानी भारत की स्थापना हो पाएगी। ये नाम नहीं है, ये हमारी परंपरा है, हमारी सोच है, हमारा उद्देश्य है। आने वाली पीढ़ियों को क्या करना है, इस बारे में पर्पस है। अगर ये पर्पस हमारे सामने क्लियर है, तो आज मुझे नहीं लगता कि अब किसी बात का कोई डिबेट रह गया है। आप इंडिया नाम बुलाइए, कोई मना ही नहीं कर रहा है। हम सभी के घर में कई नाम होते हैं और कई नामों से हम बुलाए जाते हैं, लेकिन जब संसार से हम अपना परिचय करते हैं, तो हम कभी नहीं कहते घर में हमें दादी छोटू बुलाती हैं, चाचा हमें चुन्नू बुलाते हैं, जब छोटे थे गोलू थे, गोल मटोल थे। हम कभी किसी को नहीं बताते हैं आप? हम कहते हैं कि मेरा नाम ये है, उसमें आप अपनी ऐतिहासिक परंपराओं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, उसका ही आप पालन करते हैं। तो राष्ट्र के रूप में जब हम संसार को अपना परिचय देंगे, तो हम क्या कहेंगे? क्लियर है? और अगर हम नहीं कह पाए, तो हम मान लेंगे कि हमारा अपना इतिहास कुछ नहीं है। फिर सनातन की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, और सनातन को जिन लोगों ने कहा होगा कि ये धर्म है, भूल जाएं। ये जीवन पद्धति है। इस देश में जो कुछ भी है वो लगातार चलने वाला है, और इसमें किसी एक धर्म का केवल योगदान नहीं हो सकता। ये सभी के मामले में रिच है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो जिसे वो धर्म कहते हैं, उसको मैं पंथ कहता हूं। और पंथ व्यक्तिगत, आप किसी भी रूप में ईश्वर की उपासना करें, खुदा की इबादत करें, इट डजंट मैटर। क्योंकि राष्ट्र है तो सब कुछ है, तो राष्ट्र ऊपर कुछ नहीं हो सकता। ये बात ध्यान रखने की कोशिश करिएगा सबसे पहले। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।